A very good morning student, this is Nalini Singh and today we are going to start chapter 3 which name is private, public and global enterprise. So in previous video we already have learned about joint sectors, joint sector, public and private sector, characteristics, advantages and disadvantages. Now in this video we are going to learn about forms of business enterprise. So there's a two types of forms of business enterprise. First is private sector, which is previously we have learned which like sole trade, partnership, joining the family and company and cooperative. Now we are talking about in this video public sector. So there is a three category of public sector. First is departmental undertaking, second statutory corporation and the third and the last one is government company. So all these three categories come into the public sector, right? तो पब्लिक सेक्टर में तीन कैटेगरी रखी गई है जिसमें कि ये सारे पब्लिक सेक्टर के अंडर पे ही आते हैं. तो पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. सो what is departmental undertaking? So departmental undertaking are also called as government undertaking. अगर डिपार्टमेंटल है तो हम उसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी कहते हैं. ऑल्सो इसका फुल ओनरशिप एंड कंट्रोल किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट. अब या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है. द नेसेसिटी ऑफ सच अंडरटेकिंग इज वेयर देयर इज अ नीड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्क डन इन सच अंडरटेकिंग नीड सीक्रेसी. तो कुछ अंडरटेकिंग जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता है सीक्रेसी, सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी बेस पे, राइट. तो वो किस पे होता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेक में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो. सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंटरप्राइज विच आर डिपार्टमेंटली मैनेज. कुछ इंटरप्राइज होते हैं जो डिपार्टमेंटल बेस पे मैनेज किए जाते हैं. फॉर द एग्जांपल रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सिक्योरिटी पेपर मिल, तारापुर ऑटोमिक पावर स्टेशन, कोलर गोल्ड माइंस, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, since industries. So all these are industries which comes in departmental undertaking. जैसे रेलवे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में. इसका मैनेजमेंट, पूरा ओनरशिप, कंट्रोल किसी भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. सो द फर्स्ट इज गवर्नमेंटल इन्वेस्टमेंट. तो जो भी हम इस डिपार्टमेंट या इस तरह की इंडस्ट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? बाय द गवर्नमेंट. स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फंड इसमें लगाती है. नाउ वी टॉक अबाउट द बजट. सो बजट कहाँ से आता है? पार्लियामेंट से. द टोटल एक्सपेंसेस टू बी पुट ऑन सच अंडरटेकिंग एंड देयर बजट इज पास ड्यूरिंग द बजट सेशन. जब बजट सेशन पास होता है तभी इसका भी बजट पार्लियामेंट से पास होकर आता है. सो दिस बजट इज़ फ्रेम बाय द ऑफिसर्स कंसर्न एंड मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट. तो जो भी उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स या फिर मिनिस्ट्री होते हैं वो इसको बनाते हैं, फ्रेम करते हैं. उसके बाद वो पार्लियामेंट जाकर वहाँ से पास होता है. पार्लियामेंट में आप अपने बजट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देते हो. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयज़. सो द एम्प्लॉयज़ ऑफ दीज अंडरटेकिंग आर द पब्लिक सर्वेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो इस सेक्टर या इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं. ओके. Next is control. Okay, if we are talking about the control, so the full control of such undertaking rests with the supreme officers of that department. Supreme officers के पूरा control में होता है इस तरह के department. ठीक है. If we are talking about अकाउंटेबिलिटी, सो द मिनिस्ट्री ऑफ द रिविलेंट डिपार्टमेंट, जो भी उस मिनिस्ट्री के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिविलेंट मिनिस्ट्री होते हैं वही उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, वही हर चीज़ के लिए लाइबल होते हैं. डिपार्टमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितने भी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें होती है, एक्सपेंडिचर, इनकम, सारा कुछ मैनेजमेंट वो करते हैं. तो these are the characteristics of departmental undertaking. Now we come to the merits of departmental undertaking. So the first is government control. जैसा हमने पहले ही पढ़ा है कि इसमें government control होता है. secrecy. So the work and policies of departmental undertaking are under complete secrecy. जो भी डिपार्टमेंट उसमें उसके डिपार्टमेंटल में ही सारी पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क की जाती, तो यहाँ पे सीक्रेसी होती है. यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. So the undertaking are under strict control and discipline and related to the finance department. With sufficient capital investment they make most use of available resources. तो इनका क्या है?
फंड कौन देता है? गवर्नमेंट। तो इसका जिसका भी जितने भी रिसोर्सेज होता है उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड एंड लेबर एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज ऑप्टिमम and in service. So the working of such undertaking continue without any restrictions. अब if we are talking about the service, तो इसमें क्या होता है? कंटिन्यू सर्विस देते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्टिकल एंड डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या ऑब्स्टिकल नहीं होता है। ये सर्विस लगातार दी जाती है। किसको दी जाती है? पब्लिक को। कैसे? अगर इनको कंटिन्यूस रनिंग लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, तो भी वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए, सिटीज़न के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो जबकि उन्हें लॉस भी होता है तब भी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे शोषण नहीं होता। सिंस इट इज़ द जॉइंट वेंचर, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग अवेल ऑल द बेनिफिट रिसीव बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के थ्रू दी जाती है, और ये किसके बेनिफिट के लिए होती है? सोसाइटी के लोगों के लिए। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको किसी तरह का एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है, क्योंकि जो भी वो काम करते हैं उनके लिए उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, जिससे कि उनका भी बेनिफिट होता है। तो इस तरह के सेक्टर फ्री रहते हैं फॉर द एक्सप्लॉयटेशन। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ द नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो अब यहाँ पे कुछ मेरिट्स थे, तो डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि रेड टेपिज्म। आपने ये पहले भी पढ़ा है। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वहाँ पर रेड टेपिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उनके गवर्नमेंट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ को कोई डिसीज़न लेने में या प्रोसेस करने में काफ़ी ज़्यादा लेंदी या फिर डिले हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, रेड टेपिज्म जैसी चीज़ें दिखाई देती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हम इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है। इलेक्शन आर हेल्ड फ्रीक्वेंटली, कई बार लगातार इलेक्शंस होते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो नई पार्टी आती है उससे पॉलिसीज़ चेंज होती है, जिससे कि इस तरह के सेक्टर्स पे भी असर पड़ता है। नेक्स्ट है लेक ऑफ कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं? सैलरी बेस है ये, तो यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन का एब्सेंस रहता है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट है लेक ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि इस तरह के इंडस्ट्री या एंटरप्राइज का जो भी रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसी होता है वो हाईली ऑफिशियल या उस डिपार्टमेंटल के मिनिस्ट्री फ्रेम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इजीली उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट द ईजिली चेंज और अल्टर द रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू आवर नीड और द टाइम। सो इफ़ वी आर टॉक, तो यहाँ पे ऐसा है कि इलास्टिसिटी हम कम देखते हैं। Lack of efficient and skilled employees. So, if we are comparing it to private sector, तो यहाँ पे efficient और skilled employees की कमी होती है। Why? So the government has to be committed towards creation of a welfare state, and so as a part of their welfare policies, the government is compelled to recruit the employees on the basis of their categories. So the government has to compromise on certain point. अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसके हिसाब से जो कैटेगराइज्ड होता है उस बेसिस पे हम एम्प्लॉयज़ को रखते हैं। तो गवर्नमेंट की बात करें तो ये कई सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लाइक सर्टेन पॉइंट्स लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिलैक्सेशन ऑफ एज, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो जो पॉलिटिकल वांट्स टू सी देयर फेवरेट ऑन द हाईएस्ट पॉइंट सो एज टू फेवर देम टू देयर कैंडिडेट्स। जो जिसकी भी पार्टी चल रही होती है वो अपने लोगों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, हाई पोस्ट पे देखना चाहते हैं ताकि उनकी चले। तो इस तरह की चीज़ें होती है। कोई जो हाईली पोस्ट पे होते हैं वो अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। Next is conclusion. No policies are framed of the government undertaking. The such of these undertaking lies not only in framing developed plans and policies but also on their proper implementation. So
यहाँ पे हम 3 कैटेगरी पढ़े थे डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर्स की। पहला था डिपार्टमेंटल जो भी डिपार्टमेंटल बेस पे इंडस्ट्रीज़ रखी जाती है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। द सेकेंड पॉइंट इज अब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में। सो what is the statutory corporation? Statutory corporation are also called as public corporation, क्योंकि ये किसके कंट्रोल में है, पब्लिक सेक्टर में ही आता है। सो इसे भी हम पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। जो भी एग्जिस्टेंस होता है वो एक इंडिविजुअली होता है, राइट। सो विच आर फॉर्म्स अंडर स्पेशल एक्ट पास बाय द सेंट्रल और स्टेट। जो भी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है जो कि किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू पास होता है बाय द सेंट्रल और स्टेट लीग। it is created by a stated which define an objective power and functions। जब ये क्रिएट किया जाता है, इसका फ्रेम बनाया जाता है, तब इसकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पावर फंक्शंस होती है, वो सारी बताई जाती है। दीज कॉरपोरेशन कैन बी सूड अदर एंड कैन बी सूड बाय अदर। इस तरह की कॉरपोरेशन दूसरे पे भी मुकदमा कर सकती है और इस पे भी कर सकते हैं इन एनी केस इफ़ देयर आर एनी चांसेस टू सू। नेक्स्ट है these corporations are under full control of the government and they are also have some independent financial policies। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही आता है, पब्लिक सेक्टर में ही आता है, तो उसका पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, गवर्नमेंट। दे आर लाइबल देमसेल्फ फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स to meet their financial requirements। Statutory corporation are suitable for public utility service। अब ये पब्लिक की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ये सर्विस क्या क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन, एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये सारी चीज़ें स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के अंडर में आती है, राइट। Now the next is types। So there is a basically two types। First is government corporation and the next is mixed। So if we are talk about the government, तो इसमें ये पूरा कंट्रोल या तो गवर्नमेंट का होता है या सेंट्रल का या दोनों का, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। और मिक्स्ड कॉरपोरेशन क्या है, these are such corporation in which a part of capital invested by central और state government। कुछ क्या है रेस्ट इन इन्वेस्टेड, कुछ पार्ट इसका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया और बचा हुआ जो भी है वो प्राइवेट सेक्टर ने। तो इस तरह के कॉरपोरेशन को हम मिक्स्ड कॉरपोरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। सो द फर्स्ट इज कॉरपोरेट बॉडी। जो इसकी बॉडी होती है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और पब्लिक कॉरपोरेशन, इसकी बॉडी कैसी होती है, कॉरपोरेटेड होती है और रजिस्टर्ड होती है। इसकी एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है। इट इज़ फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट से पास होकर ये बनता है, जिसमें पूरी इसकी डिफ़ाइन की जाती है पावर, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट, जो भी इनके पावर, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी एक सेपरेट लीगल पहचान होती है, एंटिटी होती है। स्टेट कंट्रोल, इस तरह का फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट होती है। फाइनेंशियली दे आर इंडिपेंडेंट, इनको जितना भी पॉलिसीज़ जो भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हैव इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली पॉलिसी एंड सो दे देमसेल्फ लुक आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द फंड ऑफ देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन। देयर बजट इज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज़ नॉट शोन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। इनका इस डिपार्टमेंट का जो भी कॉरपोरेशन का बजट होता है वो गवर्नमेंट बजट में नहीं दिखाया जाता है। मैनेजमेंट, अब इस तरह की कॉरपोरेशन का मैनेजमेंट कौन करता है, जो भी इस का इट इन द हैंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट जो भी अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो इसका मैनेजमेंट देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, अब इस तरह के कॉरपोरेशन में एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। So an independent policy is adopted for the appointment of employees of the officers in a statutory corporation। Statutory corporation के जो भी officers हैं they are independent to appointed। They are not treated as government employees and so in government service rules are not applicable to them। इस corporation के जो भी employees होते हैं वो government employees नहीं कहलाते हैं, तो उन्हें क्या होता है,
किसी भी तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होते। Now, object. The main object of these corporation is to serve the common people through their profitable and welfare plans. तो यहाँ पे जो common people का इस तरह के जो corporation होते हैं उनका object क्या होता है, जो common people होते हैं उनके profitable and welfare plans के according बनाया जाता है। Next is budget. So these corporations are not subject to the budgetary accounting and audit control applicable to the government department. जैसा मैंने आपको बताया कि इन्हें अपना बजट गवर्नमेंट के सामने नहीं रखना पड़ता है, तो इस तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है जो कि बजटरी अकाउंटिंग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपने पास रखना पड़े। उनका ये रहता है कि उनको सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर्स ही बतानी होती है, कंपलसरी होता है जो कि। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इस तरह की कॉर्पोरेशन को किसी तरह का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ऐसे क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन कैन मेक नेसेसरी चेंज इन द पॉलिसी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है इस कॉर्पोरेशन का, वो नेसेसरी चेंज कर सकता है टू गेट द मैक्सिमम फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एंड अदर ऑफिशियल्स। नाउ पब्लिक सर्विस। इस तरह की सर्विस जो भी प्रोवाइड कराई जाती है वो पब्लिक के लिए होती है, कॉमन पीपल के लिए होती है। तो इस तरह की सब जो भी ऑब्जेक्ट होता है पब्लिक सर्विस के हिसाब से होता है कि लोगों को सोशल वेलफेयर हो और उनका प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता है। and their firm aim is to serve and then to earn profit। इस तरह के कॉरपोरेशन का जो भी मोटिव होता है या एम हम कह सकते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट टू सर्व एंड देन अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन so is flexibility regarding the changes or alteration to the trade policy। इनका ट्रेड पॉलिसी या एम्प्लॉयज़ से रिगार्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशंस होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है, अकॉर्डिंग टू नीड दे कैन चेंज बेस्ड ऑन नेशनल पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या है, खुद के प्रॉफिट को ना ध्यान रख के सोसाइटी के लोगों के वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है। तो जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो नेशनल बेस्ड होती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट। द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन दिस कॉरपोरेशन इज डन कीपिंग इन व्यू देयर एक्सपीरियंस। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कॉरपोरेशन का रखा जाता है वो ही इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड क्वालिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज एबिलिटीज़ एंड एफिशिएंसी। तो जो यहाँ का जो भी मैनेज्ड होता है वो एफिशिएंट होता है, क्योंकि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेल एजुकेट और एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए मैनेजमेंट भी एफिशिएंट है। फैसिलिटीज़ ऑफ कैपिटल अरेंजमेंट। अब कैपिटल की बात करें तो एज दे आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट दिस फैसिलिटीज़ ईजी कैपिटल अरेंजमेंट एट लो रेट इंटरेस्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रोल है तो यहाँ पे लो रेट में इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड हो जाता है। सेल्फ डिपेंडेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट द रिमेन सेल्फ डिपेंडेंट फाइनेंस। इस तरह का इसका फ्रेमवर्क किया गया है जिसमें कि ये सेल्फ डिपेंडेंट फाइनेंशियली होते हैं एंड डिसीजन मेकिंग भी। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट है रेड टेपिज्म, जो हमने पहले भी पढ़ा है। सो सिंस दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रेड टेपिज्म, जो भी अपॉइंटमेंट होता है, फंक्शन होता है इस तरह के कॉर्पोरेशन का, वो डिले होता है। तो रेड टेपिज्म गवर्नमेंट सेक्टर्स में दिखाई देते हैं। डिफ़िकल्टी इन चेंज ऑफ लॉ। यहाँ पे लॉ क्योंकि पार्लियामेंट से पास होकर आता है, रूल्स रेगुलेशंस जो भी होते हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टी आती है इस तरह के कॉर्पोरेशन में फॉर द चेंजिंग। Inefficient management. The member of the board of director of statutory corporation are appointed by the government and they consist to civil servant, political professional and representative of people. Sometimes they misfit as the don't process necessary education. अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, पहले हमने एफिशिएंट मैनेजमेंट कहा, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नाउ वी टॉक अबाउट द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्या, मोस्टली ये देखा जाता है कि इस तरह के कॉरपोरेशन में जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या तो वो कोई सिविल सर्वेंट होता है या कोई प्रोफेशनल होता है या कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, तो समटाइम्स उसका जो भी एजुकेशन एक्सपीरियंस जो भी होता है वो उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन के लिए मिसफिट बैठता है, जिससे कि जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट होता है। नेक्स्ट इज मोनोपोली।
So the public corporation generally do not face any competition and so they enjoy monopoly in their field. So क्योंकि इधर पे पब्लिक कॉरपोरेशन में सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो किसी भी तरह का पब्लिक कंपटीशन नहीं होता है, जिससे कि यहाँ पे मोनोपोली रहती है इनके पास इनके सेक्टर की. नाउ द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी. ये भी किस में आता है? पब्लिक सेक्टर के अंडर में. सो if we are talk about the government company, तो according to the company act, a government company is a company whose at least 51% paid up share capital is held by the government. अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी का गवर्नमेंट के पास 51% पेड अप टू 50% से ज़्यादा, चाहे वो कितना भी हो, 51 भी हो, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी. Had the world government signifies central government or state government or both. The remaining capital of these companies is secured from the public. In India, the subsidiary companies of the government companies are also called as government company. Simply government company वो क्या कंपनी कहलाती है जिसके पास 50% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होता है. इस तरह की कंपनीज कौन कौन सी है? ये HMT, भेल, FCL, IT, IL, HCL, SFL, etc. We come to the advantages of government company. गवर्नमेंट कंपनी के जो एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं. सो द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री. गवर्नमेंट क्या करती है? बेसिक इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है. द बेसिक इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री डिमांड मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट इज अवेल इन लॉन्ग टर्म. इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम. इससे क्या होता है? नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है क्योंकि इसका जो भी फंड होता है वो ज़्यादा होता है और लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट दिखाई देता है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इस तरह का सेक्टर हेल्पफुल होता है. कंट्रोल ऑन मोनोपोली. इस तरह के these industries of private sector try to create monopoly to enjoy higher profit. ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली करती है, जिससे कि इस तरह की कंपनी उसको अपने अंडरटेकिंग में लेकर उस पर कंट्रोल बना कर रखती है. कंट्रोल ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस. अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल किया जाता है क्योंकि इनका जो भी बजट होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है. नाउ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज रेड टेप इज अननेसेसरी इंटरफेरेंस होता है. पॉलिटिकल हाई प्रॉफिट और अपने सेल्फिशनेस के लिए कई तरह के इंटरफेरेंस दिखाई देते हैं. लेक ऑफ मोटिवेशन. यहाँ पे गवर्नमेंट द एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आर परमानेंट एम्प्लॉयज़ एंड दे आर अवेयर दैट द प्रॉफिट अर्न ऑफ दीज अंडरटेकिंग विल गो टू द गवर्नमेंट शेयर, नो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. इसमें पता होता है एम्प्लॉयज़ को कि जितना भी प्रॉफिट का हिस्सा है वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा, उन्हें नहीं मिलेगा. तो उन्हें काम करने के लिए मोटिवेशन की कमी होती है. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी यूजुअली कंसिस्ट इज पॉलिटिकल. अब कोई पॉलिटिकल पार्टी या सिविलाइज पर्सन है उसको हम रख रहे हैं जो कि उस सेक्टर के लिए सफिशिएंट नहीं है, जिससे कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट दिखता है. चांसेस ऑफ करप्शन. हाई प्रॉफिट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आती है जिससे कि चांसेस ऑफ करप्शन के बढ़ जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमने बिजनेस एंटरप्राइज के दो कैटेगराइज थे, प्राइवेट और पब्लिक. प्राइवेट हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है. अब पब्लिक के जो तीन थे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल एंड गवर्नमेंट कंपनी, वो हमने पढ़ लिया है. इसके बाद देयर इज ओनली टू टॉपिक विच इज़ ग्लोबल एंटरप्राइज एंड कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन. तो इससे पहले है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स. तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स क्या है? तो पहले क्या था कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, जिससे कि क्या हो रहा था, उनका जो बर्डन है, काम करने का बर्डन, वो बढ़ जा रहा था और जो प्राइवेट सेक्टर्स थे दे आर अनएम्प्लॉयड. तो इस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम रखा सन 1991 टू 1992. तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो सेक्टर्स थे, पब्लिक सेक्टर्स, जो कि पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में देते गए, उसका जैसे कि हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट. तो इस तरह से उनके पास क्या हुआ, उनका बर्डन भी कम हुआ और उनके पास पैसे भी आए. प्राइवेट सेक्टर्स के जो बड़े इंटरप्राइज होते हैं, उन्होंने पब्लिक इंटरप्राइज को ख़रीदा, जिससे कि उन्हें
अर्निंग हुई, तो इससे गवर्नमेंट सेक्टर का प्रॉफिट भी हुआ और उनकी बर्डन कम हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। तो अब 1998 टू 1993 में ये 5371 करोड़ था, जो कि 1999 टू 2000 में 1829 करोड़ हो गया। ठीक है, तो ये था डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे किया गया, जिसे कि कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। अब हम बात करते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। तो यहाँ पे एक टॉपिक है विच इज़ ग्लोबल एंटरप्राइज। तो ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है, जो पूरे कंट्री से, पूरे देश की कंट्री, जितनी भी कंट्री है उससे रिलेटेड है। इंटरप्राइज जो कि कंपनीज है जहाँ पे हम काम करते हैं। सो ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी को आप क्या समझते हैं, जो जिस मैनी कंपनीज, मल्टी मीन्स मैनी कंपनी, नेशनल मैनी कंट्रीज। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अगर कोई कंपनी बिजनेस करे, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी, राइट। नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ? So, the industrial sector of any country play a different role in the economic development. Many companies, corporations, and industrial institutions are active in industrial sectors. Those roles in very important. Now, multinational companies are also included in it. In this way, the multinational companies have secured an important place in our country's economic development. मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। हाउ? क्योंकि ये कई बाहर की कंट्री के साथ बिजनेस कर रही है। तो जो अनडेवलप्ड कंपनी है, डेवलपिंग कंपनी है, उसके के पास क्या कॉमन फीचर्स क्या होता है, लेक ऑफ कैपिटल। तो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे कंट्री में क्या आता है, फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट होती है, जैसे कि हमारे कैपिटल की एडुकेट एबिलिटी फुलफिल होती है। अब हम बात करते हैं मीनिंग। जो मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल इंटरप्राइज है, बोथ आर सेम, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब मीनिंग देखते हैं। तो द टर्म मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड। जो मल्टीनेशनल है वो दो वर्ड से कंसिस्ट हुआ है। फर्स्ट इज मल्टी एंड द नेक्स्ट इज नेशनल। सो मल्टी प्रीफिक्स, the prefix multi here means many, while the word national refers to the national or countries. तो जो मल्टीनेशनल दो वर्ड से है, मल्टी मीन्स मैनी और नेशनल मीन्स कंट्रीज। ओके, सो सच अ कंपनी हैज़ फैक्ट्रीज, ब्रांचेज और ऑफिसेज इन मोर देन वन कंट्री। जो भी कंपनी का कई जगह पे, एक से ज़्यादा कंट्री पे ब्रांचेस या ऑफिसेज है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? सो कैरेक्टर्स की बात किया जाए ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, तो फर्स्ट है लार्ज एरिया। इसका जो ऑपरेशन का एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, क्योंकि ये एक कंट्री से ज़्यादा ऑपरेटेड है, सो इसका एरिया भी ज़्यादा होगा। ऑपरेशन, इसका जो भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एक्टिविटीज़ होता है वो कई सारी कंट्रीज़ में होता है। इट हैज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ इन फॉरेन। जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है। ओलिगोपोलिस्टिक, इस तरह के जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है उसमें हम क्या देखते हैं, कौन सा नेचर देखते हैं, ओलिगोपोलिस्टिक, विच मीन्स कि ये लोगों को अपने कंट्रोल में करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हाउ? मल्टीनेशनल कंपनी आर ओवरवेलमिंगली ओलिगोपोलिस्टिक इन नेचर, दे डोमिनेट द मार्केट। इनका नेचर क्या होता है, लोगों को अपने वश में करना, मतलब मार्केट जो इनका होता है वो डोमिनेट करता है। अब मैं आपको कैसे समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो भी हम कोक पीते हैं, पिज़्ज़ा, तो इसकी जो भी कंपनी है वो इंडिया के बाहर की है, बट हमारे कंपनी में अच्छी खासी इसमें चल रहा है। क्यों? यहाँ के जो आज मार्केट जो है ये हमें अपने कंट्रोल में करके रखे। हमें पता है दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, पिज़्ज़ा, जंक फूड्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, पर फिर भी हम उसे खाते हैं। तो ये क्या है, इस तरह के लोग मार्केट को अपने कंट्रोल में करके रखे और हमें क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो इसका जो नेचर है दैट इज़ ओलिगोपोलिस्टिक। नेक्स्ट इज मार्केट। इसका जो मार्केट है दैट इज़ ग्लोबल मार्केट।
ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? हायर प्रॉफिट, मैक्सिमम ग्लोबलाइजेशन प्रॉफिट, पूरी कंट्री से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट अर्न करना है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेफरेंस, मल्टीनेशनल प्रेफर लार्ज एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, इसका जो इकोनॉमी है दैट इज़ लार्ज एंड ग्रोइंग, क्योंकि कई कंट्री के साथ होता है और बढ़ती रहती है। ओनरशिप, मल्टीनेशनल प्रेफर्स कंप्लीट और मेजॉरिटी ओनरशिप इज़ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मेजॉरिटी में इसका ओनरशिप होता है। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब जो गतिशील होती है, जो कि चलती रहती है। इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम को ये करते हैं। टारगेट, मल्टीनेशनल आर अवेयर ऑफ द नीड ऑफ रिलेटिवली हाई इनकम ग्रुप विथ सोफिस्टिकेटेड टेस्ट। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। तो अब हमें एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? फॉरेन कैपिटल अर्न होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। प्रोफेशनलिज्म, जो मैनेजमेंट होता है इस तरह का मैनेजमेंट प्रोफेशनलिज्म होता है, क्योंकि कई मॉडर्न टेक्निक को अलग अलग कंट्रीज से अपनाई जाती है। इसके साथ इस तरह की कंपनीज़ को क्या रहता है, कंपटीशन को भी इनकरेजमेंट मिलता है। क्वालिटीज़ अच्छी होती है, रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, और टैक्सेस भी दी जाती हैं अगर हम फॉरेन कंट्री के साथ कर रहे हैं, तो जिससे कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज़ होती है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस क्या है मल्टीनेशनल कंपनी के? दे क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेचुरल, हमारे कंट्री को गलत तरीके, हमारी कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका गलत तरीके से यूज़ होता है। सोशल डिस्पैरिटीज़ होती है, इकोनॉमिक क्रिएट होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, और इससे द प्रोड्यूस हार्मफुल गुड्स एंड सो नेशन सफ़र। क्या करते हैं ज़्यादातर इन लोग, क्या करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए, नेशनल के लिए नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है, जैसे कि पेप्सी, कोको कोला एक्सेट्रा। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द ऑफिसेस of the company which may sometimes not be favorable for the country। कभी कभी जो भी इसके प्राइस होते हैं वो जो भी डिटरमाइन किया जाता है वो हमारे पर्टिकुलर कंट्री के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। इस तरह की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि नई टेक्निक्स, नया मैनेजमेंट, सारी चीज़ें नया नया करते हैं, नई मेथड, जिससे कि इनका हर चीज़ बड़ा होता है और इस तरह से इनके सामने जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है वो बंद हो जाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, तो इस तरह की डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसके बाद नीचे है रोल्स ऑफ मल्टीनेशनल। तो पुराने से लेके अब तक कितना बढ़ा हुआ है, कितनी गवर्नमेंट कंपनी आई है, यही सारी चीज़ें दी है, कौन सी गवर्नमेंट कंपनीज है, ये सब मेंशन किया गया है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन। तो इसमें हमने प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर को पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ग्लोबल एंटरप्राइज की बात की। ग्लोबल एंटरप्राइज मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी। द लास्ट टॉपिक इज़ फॉरेन कोलैबोरेशन। अब आपको ये जो पॉइंट है ये आपको मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल एंटरप्राइज जैसा ही समझ आएगा, बट बोथ आर डिफरेंट। This seems like a same but both are different. So foreign collaboration and multinational company are sometimes treated as one. Sometimes both are treated as one, but same, but they both are different term having different meaning. इनका term और meaning different है। तो अब हम समझते हैं foreign collaboration. Foreign collaboration consists of two words, foreign and collaboration. So foreign का मतलब क्या होता है? Which is other country. एंड कोलैब्स का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन मीन्स जॉइन। तो जब हम अदर कंट्री के साथ मिलकर जॉइन करके कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन कोलैबोरेशन। मतलब हमारी कंट्री जब किसी बाहर की कंट्री के साथ मिल जा रही है, दो कंपनियां एक हो जा रही हैं और वो काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन कोलैबोरेशन। इन दिस वे when two or more countries join their capital to carry any ventures, such companies are called as company of foreign collaboration. अब ऐसा होता क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंट्री में ऐसा होता है कि उसके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयज़ है, हमारी कंट्री में जनरली कैपिटल की कमी होती है। तो इस तरह की दो से
कंपनीज़ हैं जो साथ में मिलकर काम करती है, जिससे कि दोनों की आपसी नीड पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नीड ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। मतलब फॉरेन कोलैबोरेशन एंटरप्राइज जो होती है उसकी नीड क्या होती है। लो नेशनल सेविंग, ड्यू टू लो इनकम, हमारे अनडेवलप और डेवलपिंग कंट्री में जो नेशनल सेविंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं। लेक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में कम है, किसी की कंट्री में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, तो उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं। पेमेंट में बैलेंस करते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अनडेवलप्ड नेशनल यूजुअली रिमेन अनफेवरेबल, जो पेमेंट होता है अनडेवलप्ड कंट्री का वो अनफेवरेबल होता है। जैसे इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज में हैव द एडवर्स एफर्ट्स ऑन द बैलेंस पेमेंट और अनडेवलप्ड इकोनॉमी। इसके बाद अदर रीजंस क्या होते हैं, कैपिटल के होते हैं, टेक्नोलॉजी से होते हैं, और भी कई सारे होते हैं, जिसकी वजह से हमें फॉरेन कोलैबोरेशन की नीड होती है। तो ये था फॉरेन कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट होता है। आप फॉरेन कोलैबोरेशन और ग्लोबल एंटरप्राइज को मिक्स मत कीजिएगा, दे बोथ आर डिफरेंट। और इसके बाद आपको जो भी डाउट्स होगा आप क्लियर कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।